नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। आफ्टर लॉन्ग टाइम पता नहीं क्या ही होगा पेपर का। 27 को पेपर होगा नहीं होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है अभी तक। बट ठीक है, हमारा काम है पढ़ना। जो अपना डेली काम कर सकते हैं वो उनका काम है, लेकिन वो अपना काम सीरियसली नहीं निभा रहे हैं। उनको अपना काम सीरियसली निभाना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये जो मैं करा रहा हूँ ये सी सेट का पोर्शन है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। एक तो वो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर था, वो मैंने कंप्लीट करा दिया। उससे क्वेश्चन आते हैं 8-10, 4-5, कभी ज़्यादा आ जाते हैं। मिनिमम आप मान लो तो मिला करके दोनों का 15 क्वेश्चन लगभग तो हो ही जाते होंगे। और अगर जिनका 1-2 क्वेश्चन से रुकता है, कभी कभी सी सेट रुक जाता है। काफ़ी लोग मेरे ही जानने में सी सेट रुक जाता है जिनका मैथ रीजनिंग ढंग का होता नहीं है। फिर वो इन क्वेश्चन को उठाते हैं हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा लेकर के इनके साथ में, तो गड़बड़ हो जाता है ना। कट ऑफ क्रॉस भी नहीं हो पाती है जो कट ऑफ क्रॉस होनी चाहिए। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ये कर लोगे, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स वाला था, इंटरपर्सनल स्किल, या ये डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लोगे तो कट ऑफ तो कहीं नहीं जाने किसी सेट की, फिर वो तो आराम से निकाल ले जाओगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। सारा खेल लॉजिक का है, ये लॉजिक की चीज़ें हैं। थोड़ा सा बस हिंदी में वर्ड ऐसे आ जाते हैं कि समझ में नहीं आते, जबकि हमको वो चीज़ पहले से पता हो सकती है और पता होगी, बट उसके बावजूद भी वो शब्द ऐसे होते हैं कि हमारी समझ में नहीं आते। चलिए देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 2023 का पेपर उठा लेते हैं पहले, ठीक है। ये कह रहा है कि कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। अब इन चीज़ों को अगर आप देखोगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात बोल दी गई इसमें। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। आपके पास समस्याएं तो आती रहती हैं ज़िंदगी में, तो समस्या समाधान की कुछ विधियां हैं। उन विधि में ये कह रहा है कि कौन सी विधि है जो लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाई जाती है अगर कोई समस्या का समाधान करना हो तो। प्रयास करेंगे गलती होगी, प्रयास करेंगे गलती होगी, ये तो लाई जाती है। स्वतः शोध ये भी लाई जाती है ना। और अगला है एल्गोरिदम, ये भी लाई जाती है। प्रकार्यात्मक स्थिरता, ये तुम्हें लगभग हर पेपर में मतलब हर साल आता हुआ दिखाएगा। प्रकार्यात्मक स्थिरता ये जो है समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाई जाती। कौन सी नहीं लाई जाती? ये आपकी प्रकार्यात्मक स्थिरता। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो रखा है ना। और ये क्वेश्चन आपको आगे भी दिखाई देगा। अब प्रयासों में त्रुटि आपने देखा, ये एक अज्ञात चर का समाधान खोजने का तरीका है। अज्ञात चर मतलब आपको कुछ पता ना हो तो आप कोशिश करोगे तो हारोगे, दोबारा से उठ कर फिर से कोशिश करोगे, गलतियाँ होंगी मतलब, लेकिन एक समाधान पे आप पहुंच जाओगे फिर धीमे धीमे, ठीक है। ये प्रयास एवं त्रुटि वाला कंडीशंस है ये इसकी। अगर हम स्वतः शोध को देखें या एल्गोरिदम को देखें तो स्वतः शोध क्या है? और एल्गोरिदम यह किसी खास प्रकार की समस्या को हल करने की विशिष्ट प्रक्रिया। एल्गोरिदम से तो आप कंप्यूटर की भाषा समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी कि एल्गोरिदम वो इसी में होते हैं। तो ये किसी खास प्रकार की समस्या को हल करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है ना। इसका सही से उपयोग किया जाए तो एल्गोरिदम सदैव सही समाधान का मार्गदर्शन प्रतीत करता है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए एल्गोरिदम का तो सदैव सही मार्गदर्शन, सही समाधान निकाल के देगा। और समस्या हमें सॉल्व करनी है, क्योंकि देखो डिसीजन मेकिंग चैप्टर का नाम क्या है? डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो समस्या का समाधान निकालना है, समस्या समाधान निकालने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, और डिसीजन मेकिंग लेनी है कि डिसीजन किस तरीके से लिया जाता है, कैसे हम एक अच्छे डिसीजन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया? कोहलर जैसे आप नाम सुनते हो प्लेटो और अरस्तु हैं, वैसे ही कोहलर हैं इसमें। समस्या समाधान में प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया? तो बताइए कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं। नाम ही तो गंभीर है, नाम ही ऐसे टेंशन पैदा कर देते हैं कि क्या ही है यार ये। अप्रत्यक्ष पथ समस्या। नेक्स्ट है कि एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम क्या है? जो ऊपर अभी ऑप्शन में आपने देखा था यहाँ एल्गोरिदम, तो हमने उसमें बताया था कि ये समस्या समाधान का एक सबसे सटीक माध्यम हो सकता है ना, क्योंकि ये एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है किसी खास समस्या को हल करने की। तो ये एक यांत्रिक समाधान है। कैसा समाधान है ये यांत्रिक समाधान है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा नहीं लगती, एल्गोरिदम यूज हो रहा है उसमें। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है कि आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त करने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाएगा? बताओ। आंतरिक तनाव हो रहा है आपको, इंटरनल तनाव को वैसे डिप्रेशन बोलते हैं, अंदर से है ना। टेंशन हो रही है, मुझे तनाव हो रहा है, और ये इंटरनल टेंशन है। तो आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो
जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो वो होता है आपका संज्ञानात्मक विसंगति। कौन सी विसंगति होती है? संज्ञानात्मक विसंगति, ठीक है ना। और संज्ञानात्मक आपको मालूम ही है कि इंग्लिश में अगर इसके वर्ड को देखोगे तो इंग्लिश में अगर वर्ड देखोगे थोड़ा सा आसान लगता है, कॉग्निटिव हो जाएगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस। विसंगति होता है डिसोनेंस, कॉग्निटिव। और ये आप एथिक्स में भी कॉग्निटिव वाला शब्द सुनते हो, संज्ञानात्मक, है ना। डैनियल गोलमैन की जब इमोशनल इंटेलिजेंस आप पढ़ोगे तो शब्दों का इधर से उधर जब इस्तेमाल होता है तो आप उनका इस्तेमाल किया करो, ठीक है। यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर करता है, ये क्वेश्चन तुम्हें कई बार रिपीटेशन में मिलेगा। किसी समस्या का अगर समाधान करने के लिए कोई प्रयोग करता है, जो प्रयोग कर रहा है वो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर प्रयास करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है मानसिक विन्यास। क्या कहा जाता है उसे? मानसिक विन्यास। और मानसिक विन्यास आमतौर पर किसी समस्या को सबसे परिचित समाधान के साथ चिपके रहने। भाई जब पूर्व अनुभव कह ही दिया उसने कि पुराने जो आपके अनुभव रहे होंगे उसके आधार पर आप किसी समस्या का समाधान ढूंढने जा रहे हो, ठीक है। तो मानसिक विन्यास आमतौर पर किसी समस्या के सबसे परिचित समाधान के साथ चिपके रहने और विकल्पों को हठपूर्वक अनदेखा करने की मस्तिष्क की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। देखो ये हर चीज़ में होता है। हम जब एक कहते हैं पूर्वाग्रह होते हैं, पूर्व अनुभव होते हैं आपके कुछ, तो आप दूसरे इंसान को उसी तरीके से नापोगे। इंसान की बात कर रहा हूँ, ये तो जहाँ समस्या का समाधान है। तो आप किसी समस्या, जैसे आप मैथ के सवाल करने जा रहे हो, आपको एक ही तरीका आता है। मैथ में तो तरीके बहुत सारे होते हैं, सीधा ऑप्शन से भी लगते हैं। मैं तो मैथ करता था तो ऑप्शन से मारता था सीधा आंसर। जब एक बार बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो ऑप्शन से आंसर लगते हैं। और अगर आपको वो इस तरीका मालूम है जो स्कूल में सीखा था बड़ी विधि लेकर के, और आप पूर्व अनुभव आपको वही हो गया और आप उसी तरीके से करते हो, जबकि उसके और शॉर्ट तरीके हो सकते थे और हैं, होते हैं, लेकिन वो मानसिक विन्यास की समस्या होती है। समस्या समाधान का जो पूर्व अनुभव के आधार पर आप अगर प्रयास करते हो तो वो मानसिक विन्यास को दर्शाता है। और मानसिक विन्यास क्या है? किसी से चिपके रहना, किसी और एक समाधान से चिपके रहना, कई अन्य समाधानों पर आप ध्यान न देना, अन्य विकल्पों पर ध्यान न देना, उनको अनदेखा कर देना, ठीक है। अब प्रकारात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में, अब ऊपर आप ऑप्शन में देख के आ चुके हो, ये प्रकारात्मक स्थिरता हमारा आंसर था, क्योंकि ये समस्या समाधान की एक विधि नहीं है, ये समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करती है ना। क्या उत्पन्न करती है? बाधा। आखिर प्रक्रियात्मक स्थिरता बाधा कैसे उत्पन्न करती है? ये एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है, जैसे अभी हम ऊपर देख रहे थे ना, ये मानसिक विन्यास वाला, और एक ये संज्ञानात्मक विसंगति जो देख रहे थे कि आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त करना। तो एक प्रकार से ये प्रक्रियात्मक स्थिरता जो है, स्थिरता का मतलब बंधी हुई है, ओपननेस नहीं है उसमें। तो प्रक्रियात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में क्या है? एक बाधा उत्पन्न करती है। ये किसी समस्या, जैसे संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जो किसी व्यक्ति की रचनात्मक होने की क्षमता को, क्रिएटिविटी का मतलब है कि तुम प्रयास करोगे, गलतियाँ होंगी, लेकिन क्रिएटिविटी तो आनी चाहिए। लेकिन जब स्थिरता आ जाएगी तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी बताओ? तो ये रचनात्मक होने की जो क्षमता होती है उसको प्रभावित करती है ना। इसका उपयोग अगर आप करोगे प्रक्रियात्मक स्थिरता का, तो यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने के इरादे से अधिक तरीके से उपयोग करने में असमर्थता क्यों विकसित करता है ना। वही ऊपर वाली बात आ गई, मानसिक विन्यास वाली, पूर्वानुभव, प्रक्रियात्मक स्थिरता, सब उसी से जुड़ी हुई हैं। संज्ञानात्मक विसंगति, ये तीनों वर्ड एक तरफ ही जा रहे हैं। पूर्वाग्रह से संबंधित हैं। असमर्थता है अन्य विकल्पों के चुनने की, आपका जो अनुभव पुराना रहा है आप उसी पे जानना चाहते हो। तो ये क्या होगा? ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? ये रचनात्मकता को कम कर देगा, क्रिएटिविटी को कम कर देगा आपकी, ठीक है। एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना क्या कहा जाएगा? एक पॉसिबल सॉल्यूशन चाहिए आपको, एक पॉसिबल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, सफलता मिलने तक आप प्रयास करना चाहते हो। एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? IAS-PCS बनना। एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? समीक्षा अधिकारी बनना। तो आप सफलता मिलने तक प्रयास कर रहे हो लगातार, तो उसे क्या बोलेंगे? ऊपर वाले ऑप्शन का ही आंसर है प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि। हम लगातार प्रयास करते हैं, गलतियां रह जाती हैं, फिर उनमें सुधार करते हैं, फिर से खड़े होते हैं और फिर से देते हैं। तो प्रयास एवं त्रुटि। थोड़ा सा लॉजिक चलाते चलिए, आंसर आराम से होता जाएगा। किसने कहा निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करना है। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें अगर लॉजिक भी लगाओगे तो भी गायब हो जाएगा। ये कह रहा है डिसीजन मेकिंग की बात है। अगर निर्णय लिया जाता है तो निर्णय क्या होता है? जो आपके सामने कई सारे ऑप्शन होते हैं उनमें से एक पिक कर लेना।
अब आप पेपर देने जाते हो, 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, 4 ऑप्शन में से एक विकल्प आप चयन करते हो। कभी कभी यूपीएससी के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उनके ऑप्शन जो होते हैं वो बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, जो बेस्ट सही होता है, सबसे ज़्यादा सही होता है। कभी कभी लगता है कि चारों ही सही हैं और होते भी कहीं कहीं वो मात्रा में सही होते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। तो वही है कि व्यवहार के विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं और उनमें से जो बेस्ट होता है उसका चयन करते हैं, यही निर्णय होता है। और ये कहा था किसने? सेंट्रॉक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विकल्प चुनना है, अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। अफवाह फैली पड़ी है आपके ग्रुप में और उसको सुलझाने का तरीका कौन सा नहीं हो सकता। आप उस अफवाह से दूर होना चाहते हो, उस अफवाह को क्लियर ही करना चाहते हो कि ये अफवाह है, तो कौन सा तरीका नहीं होगा, ना होगा। देखो, समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना। अब भाई समुदाय, आप किसी ग्रुप के मेंबर हो, आप समझो कि 4-5 दोस्त हो, आप में से कोई फैक्ट छुपाता है किसी चीज़ का, तो ये अफवाह को सुलझाएगा या फिर बढ़ाएगा? ये तो अफवाह को बढ़ा देगा, तो यही आंसर होगा, आंसर तो यही होगा। लेकिन आगे देखो, कार्डों को कम करना, कार्ड कम करोगे तो आप सॉल्यूशन निकालने की तरफ बढ़ रहे हो, तथ्य उपलब्ध कराओगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दोगे तो अफवाह को और कम करोगे, है ना, अफवाह जो फैल रही है। विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग करना, तो ये तीनों अफवाह को सुलझाने के तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर आप तथ्य छुपाओगे तो ये तो और ब्लंडर कर देगा, ये तो और ज़्यादा क्या कर देगा, अफवाह फैला देगा, और ज़्यादा शक पैदा करवा देगा। इसलिए आंसर आपका ए हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लोगे तो डरोगे नहीं, पेपर में डरोगे नहीं आप इन क्वेश्चनों को करने से, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आंसर क्या है। बहुत सिंपल से भी आंसर है इसके, काफ़ी जो लॉजिक बेस लगते हैं। जैसे अब ये है, समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है। अभी हम पीछे देख चुके हैं ऑप्शन में, है ना, कि कौन सी है जो सफलता पाने की गारंटी देती है लगभग। तो ये यांत्रिक विधि है, और यांत्रिक विधि में भी कौन सी, एल्गोरिदम विधि। आप कहोगे कि नहीं हमने कहाँ देखा, तो लो आपको दिखा देते हैं। ये एल्गोरिदम आया था, आंसर इसमें ये था, लेकिन एल्गोरिदम ये आया था, एल्गोरिदम यहाँ भी आया था, तो इसके बारे में बताया था। सटीक आंसर देती है ये लगभग। तो समस्या समाधान की विधि में से कौन सी एक विधि है जो सफलता पाने की गारंटी देती है, तो यह है एल्गोरिदम विधि। ठीक है, अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है। अगर ये बात कह दी जाए कि अंधा और अंधा नहीं है, मुझे ये बताओ कि अंधा बोलना किसी को क्या होगा, ये गुणात्मक लक्षण है या संख्यात्मक? तो गुणात्मक समंक है। वैसे ही देखो ना, गुड़ के आधार पर बोल रहा है, मैं को अंधा हूँ, लंगड़ा हूँ, या कुछ भी बोलो, मोटा हूँ, पतला हूँ, काला हूँ, ये गुण बता रहा होता है। तो अंधा और अंधा नहीं है एक उदाहरण है गुणात्मक समंक का। किसका? गुणात्मक समंक का। तो क्या ये बात सही है? देखो, मैंने तो ये ऐसे ही समझ लिया था, लेकिन इसका आंसर जो दे रहा है ना, ये दे रहा है इसका संख्यात्मक समंक का। किसका? संख्यात्मक समंक का। तो अंधा और अंधा नहीं है, ये है संख्यात्मक समंक बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है। आप डिसीजन लेना चाहते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जिनमें से पिक करके आपको एंड ऑफ द डिसीजन पर पहुंचना है कि ये डिसीजन हम लेते हैं। उसमें जो क्रिएटिविटी प्रक्रिया का चरण है वो नहीं है। किसमें आप क्रिएटिव नहीं होते हो? जब आप किसी प्रस्ताव की पहचान कर रहे होते हो, आपके पास बहुत सारे प्रस्ताव आ चुके हैं, बहुत सारे ऑफर आ चुके हैं, उसमें से आपको किसी प्रस्ताव की पहचान करनी है, वो कोई क्रिएटिव चरण नहीं है। तैयारी करोगे तो क्रिएटिविटी उसमें रहेगी, प्रदीपन, सत्यापन, इसमें क्रिएटिविटी रहेगी, लेकिन प्रस्ताव की पहचान करने में आप कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे। ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एथिक्स के पेपर में केस स्टडी आती है, यूपीएससी में कई सारी पूछता है, लेकिन पीसीएस में तो कभी एक पूछ लेता है, लास्ट ईयर तो पूछी ही नहीं थी। तो आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप राज्य मेले पर तैनात किए गए हैं, आप निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को संभालेंगे? बताइए। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, मेले में तैनात कर दिए गए हैं, कौन सी परिस्थिति को पहले संभालेंगे? चरखी झूला जिस पर लोग बैठे थे उस पर हवा के मध्य टूट गया था। इसका आंसर आप ही देना, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होगा, कि आप इस चारों में से सबसे पहले कौन सा काम करोगे। आप एक पुलिस अधिकारी हो और आपको मेले में तैनात किया गया है, ये केस स्टडी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना। आप किसी डिसीजन को ले लेते हो और आवश्यकता से अधिक आशावान हो रहे हो, तो अति विश्वास है आपको, इसका मतलब है कि नहीं? आत्मविश्वास नहीं है, अति विश्वास हो गया तुमको। ठीक है, चलिए। निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है? डिसीजन लेने जा रहे हो लेकिन आप पारंपरिक साधनों का उपयोग कर रहे हो, ट्रेडिशनल
है ना। तो कौन सी समस्या को हल करने जा रहे हो, किस उपागम में, मतलब उपागम पूछा है कि ये उपागम दे रखे हैं आपको, वैज्ञानिक, मात्रात्मक, रचनात्मक, नियमित उपागम। तो इनमें से चारों में से कौन से उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग किया जाता है, तो वो है आपका नियमित उपागम में। बताइए, नियमित उपागम या मात्रात्मक उपागम में किस में किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो है आपका मात्रात्मक उपागम। ओके, देखो कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हो सकते हैं, अगर आपको हो तो फिर इसका आंसर ज़रूर देना, ठीक है ना। सही आंसर बता देना कि ये आंसर इसका सही है, क्योंकि इसका भी मुझे ये लग रहा था कि नियमित उपागम होना चाहिए। अब ये मात्रात्मक उपागम आंसर दे रखा है, जबकि नियमित उपागम मुझे लग रहा है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्णय लेना है आपको, डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में विकल्पों की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। अब सपोज करो आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपके पास 4 ऑप्शन है, विकल्प है आपके पास 4, तो उन विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होगी निर्णय लेने में किससे, बुद्धि से, अमूर्तता से, मानसिक विन्यास से या प्रत्यक्षीकरण से। बताइए, तो ये है आपका आंसर इसका प्रत्यक्षीकरण से। प्रत्यक्षीकरण समझते हो ना, जो सामने प्रकट हो जाए चीज़ें, तो विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, एक होता है कि फ़ोन पर ही किसी को जो है बोल देना कि भैया हमारी शादी है आ जाना, एक है कार्ड भेज देना, दूसरा है घर पे जाकर के कार्ड दे के आना। तो आने की पॉसिबिलिटी किस में ज़्यादा हो जाएगी, उस रिश्तेदार की शादी में, प्रत्यक्षीकरण की वजह से, कि प्रत्यक्ष हो गए हो, अप्रत्यक्ष होकर के दे के आए हो। समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है। समूह निर्णय, ग्रुप निर्णय जब लिया जाता है, ग्रुप वालों का निर्णय जो होता है उसकी एक विशेषता कौन सी नहीं है। जब ग्रुप की बात आएगी तो वो वाली जो पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी रहती है ना, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं, तो अरस्तु, प्लेटो, उनकी थ्योरी में ये सब मिलता है हमको। तो एक मस्तिष्क से 2 बेहतर, एक मस्तिष्क दो से बेहतर है। क्या लिख रहा है ये, एक मस्तिष्क 2 से बेहतर है। तो ये तो समूह की बात नहीं कर रहा। समूह की बात तो जब कर रहा होता कहता है 1 2 से बेहतर है, 2 3 से बेहतर, वो 2 से 3 बेहतर है, 3 से 4 बेहतर है, मतलब जितना ज़्यादा होता जाएगा वो बेहतर है। ये कह रहा है 1 बेहतर है 2 से। तो ये समूह निर्णय की विशेषता नहीं है, ये तो एकल निर्णय हो रहा है फिर, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी। बाकी तीनों ऑप्शन आपके समूह निर्णय की विशेषता को दिखाते हैं। ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, तो निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है। कैसी प्रक्रिया की, समस्या की। निर्णय लेना समस्या की प्रक्रिया के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, जो पीछे वाला जो क्वेश्चन छोड़ चुका हूँ वही क्वेश्चन ये है, रिपीटेशन में इसका आंसर आपको पढ़ करके देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान, ये सादृश्यता साधन, ये ऑप्शन जो दे रखे हैं वो समस्या समाधान की विधि दे रखी है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा समस्या समाधान में विभाजित और जीतो, विभाजित करो और जीतो। ये तो ऐसा लग रहा है कि फूट डालो राज करो, तो वही वाली बात है, विभाजित करो और जीतो। तो ये कौन सी रणनीति दिखाएगा बताइए। तो ये है साधन साध्य विश्लेषण, विभाजित करो और जीतो, साधन साध्य विश्लेषण, है ना। मीन्स एंड एंड होता है, एंड मीन्स। तो साधन साध्य विश्लेषण करोगे तो ये जो समस्या समाधान में विभाजित करो जीतो की रणनीति का संस्करण है। आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। समस्या समाधान जब हम करते हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो वो जो प्रक्रिया अपनाते हैं हम, तो वो अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। किस चीज़ का भ्रमण है भाई, समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से। क्या है, समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। ठीक है, निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आप डिसीजन लेने जा रहे हो और निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, 2 कथन दे रखे नीचे। मानवीय तार्किकता सीमित है, ये तो बात सही है कि मानवीय तार्किकता सीमित है। कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपना निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। ये तो आप भी मानते हो ना कि अभ्यास के माध्यम से निर्णय लेने की जो प्रक्रिया सुधर जाएगी। अभी आप नए नए हो और नए अगर आप क्वेश्चन करने बैठते हो तो कितने गलत करते हो, फिर धीमे धीमे प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आपका जो डिसीजन होता है ऑप्शन को पिक करने का कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, तो सुधरता है कि नहीं सुधरता। तो अभ्यास के माध्यम से, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं फिर। ठीक है, समस्या पर निद्रा एक प्रकार है, समस्या पर निद्रा एक प्रकार है। किसका प्रकार है, अमूर्तता का, उद्भवन का, संवेगात्मक अस्थिरता का या निष्क्रियता का।
तो किसका एक प्रकार है? तो ये उद्भवन का प्रकार है। इसकी जो टर्मोलॉजी है ना, ये टफ लगती है, बाकी इसमें है कुछ है नहीं। चाहे ये डिसीजन मेकिंग का हो, या प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो, या कम्युनिकेशन स्किल का हो, इंटरपर्सनल स्किल, इनकी जो शब्दावली है शब्दों की, वो टेंशन पैदा करती है, वरना इसमें कुछ है खास है नहीं। लेकिन जब भी आप फर्स्ट और सीसेट के पेपर में पूरा पढ़ो ढंग से इनको, तो इसमें सिंपल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जहाँ आप लॉजिक बेस आंसर लगा सकते हो बड़े आराम से। समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है। समस्या समाधान में जो सादृश्यता है उसका उपयोग क्या दर्शाता है आपको बताइए? तो इसका आंसर आएगा आपका तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग समान परिस्थितियों में किया गया, पिछली समान परिस्थितियों में किया गया है। ये जो है सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है। सेम टू सेम आप कर लो, और आपने उन तकनीकों का उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया हो तो ठीक है। प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग क्या है? अगर आप कोई समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो वो इफ़ेक्टिव, तो उसका इष्टतम ढंग क्या होगा बताइए? तो उसका इष्टतम ढंग है आपका पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना। वैसे भी हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन जो माना जाता है ज़िंदगी जीने का भी, वो भी मीडियम पाथ अपनाया जाता है, गौतम बुद्ध जी का मध्यम मार्ग, ना अति इधर ना अति उधर। तो हम भी यहाँ कर लिए कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना, ये प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है। ठीक है। समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है। जो आपकी वर्तमान जानकारी है, अगर आप समस्या को समाधान करना चाह रहे हो तो किस में रूपांतरित? आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। ठीक है ना, आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। अब कोई जानकारी आपके पास है तो समस्या सॉल्यूशन में तो उसको इस्तेमाल करोगे ही, और इस्तेमाल करोगे तो वो आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व के रूप में काम करेगी। ठीक है। सृजनात्मक समस्या समाधान है ना, क्रिएटिविटी। तो सृजनात्मक समस्या समाधान संबंधित है किससे? अपसारी चिंतन से। अभिसारी से नहीं है। क्रिएटिविटी तो अपसारी से ही मिलेगी। जैसे उदारवाद का एक बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं तो यूरोप यूएस से है, वहाँ तर्क का सवाल होता है। बहुत धार्मिक बंधनों से बंधा हुआ सुनिए, तर्क पे चीज़ें चलती है। जितनी भी खोजें हुई वहीं हुई। भौतिकवाद का ज़माना वहीं आया। कमियाँ उसमें भी हैं, ऐसा नहीं है ना। समाज के लेवल पर कमियाँ हम बोलते हैं, लेकिन वो फ्लेक्सिबल है, उन्होंने अपने आप में सुधार भी किया। हम लोग कल्याणकारी राज्य अपने आप को कहते हैं, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्थ वगैरह पे कौन खर्च करता है? गवर्नमेंट खर्च करती है हमारे से ज़्यादा। तो सृजनात्मक समस्या समाधान है अपसारी चिंतन से। अपसारी मतलब खुलापन होना चाहिए, फैलना। एक होता है अभिसारी, बाहर से आई हुई चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाना, और अपसारी होता है फैल रहा है, एक पॉइंट से ज्वालामुखी की तरह फट जाना चारों तरफ। तो सृजनात्मक समस्या समाधान अपसारी चिंतन में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई समस्या है, उस स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या की समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं। उस निर्णय की प्रक्रिया को क्या कहेंगे जो पहले सामना की गई समस्या की समानता के आधार पर आप किसी समस्या को सॉल्व करने जा रहे हो? ठीक है। तो ये है प्रतिनिधिकता का स्वशोध। क्या है? ये मिटा हुआ है, लेकिन ये है स्वशोध। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है प्रतिनिधिकता का स्वशोध। ठीक है, इसका आंसर ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है समस्या समाधान में, कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है? स्वशोध, सादृश्यता, मानसिक विन्यास, एल्गोरिदम। ये मानसिक विन्यास आप प्रकार्यात्मक स्थिरता वाले में भी सुने है ना। तो ये मानसिक विन्यास वही है जो सेम टू सेम बनाए हुए पैटर्न पे ही चल रहे हो, तुम दूसरे विकल्पों की अनदेखी कर दे रहे हो, वही मानसिक विन्यास है। तो समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है। काफ़ी हद तक तुम सही हो जाओगे। तो समस्या समाधान कभी कभी बाधा उत्पन्न जो करता है वो करता है मानसिक विन्यास। ओके। निम्नलिखित निर्णय शैली में से किस में लंबा समय लगता है? आप सोच के बताओ। आप निर्णय लेने जा रहे हो तो किस में सबसे लंबा समय लगेगा? जिसमें आप हर पॉइंट का विश्लेषण करोगे, उसके बाद आप डिसीजन पे जाओगे कि ये डिसीजन लेंगे हम। सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिसीजन वो विश्लेषण कर लोगे, तब उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। तो ये है विश्लेषणात्मक शैली, जो सबसे लंबा समय इसमें लगता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट में जब हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट वगैरह का ध्यान रखा जाता है। उसको जो क्लियरेंस की बात करते हैं, क्लियर किया जाए। तो विश्लेषण ही तो है, सारे जोखिमों की जांच करना, व्यवहारिकता की जांच करना उसकी, है ना। तो निर्णय शैली में किस में लंबा समय लगता है? विश्लेषणात्मक शैली में। निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव। नेक्स्ट क्या है? फ्रेमिंग प्रभाव। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? ये जो फ्रेमिंग प्रभाव है कुछ ऐसा है
कि आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो या यूपीपीसीएस का, तो आप में क्वेश्चनों की फ्रेमिंग देखते हो, उसमें क्वेश्चनों की फ्रेमिंग कैसे होते हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछ लेता है ना। फिर कितने सही है ये पूछ लेता है कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, उस टाइप से। तो ये क्वेश्चनों की फ्रेमिंग ही थोड़ी है। तो फ्रेमिंग प्रभाव क्या उल्लेख करता है बताइए। 35 का आंसर आपको देना है, तो क्या आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन जो आप देख पा रहे हो कि विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है कि नहीं करता है। कभी हम नहीं पे ध्यान नहीं देते हो, वो नहीं पूछा है और हम हाँ वाला लगा के चले जाते हो। तो विकल्प की प्रस्तुति करी, आपके पास 4 विकल्प होते हैं, अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया। तो विकल्पों की जो प्रस्तुति का ढंग होता है वो हमारे विकल्प के चयन को प्रभावित कर देता है कभी कभी। तो यही है फ्रेमिंग प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। किसी उच्च संसक्त समूह के सदस्यों का समालोचनात्मक मूल्यांकन। उच्च संसक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए। समूह सोच क्या है, ग्रुप थिंकिंग तो कहलाएगी। देखो ग्रुप की थिंकिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये कैसी घटना होती है जब समूह की आम सहमति की इच्छा लोगों को विकल्प पेश करने, किसी स्थिति की आलोचना करने की इच्छा पर हावी हो जाती है। नहीं समझे, मतलब आप 10 लोग हो और आप सेम रिलीजन से बिलोंग करते हो। मैंने कहा सेम रिलीजन, चलो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो और राम मंदिर की बात आती है। तो आप अगर उस ग्रुप में 8 लोगों से अलग विचार रखते हो, अगर अलग बातें रखते हो, आपकी अलग समझ है किसी चीज़ को लेकर के, तो हो सकता है कि आप अपनी बात ना कह पाएँ, क्योंकि आप समूह की सोच के साथ चलोगे अब, है ना। चाहे आप किसी जाति से हो सकते हो, किसी धर्म से हो सकते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि आप किस ग्रुप का हिस्सा हो। तो जब वो समूह की सोच होती है वो हमारी निर्णय की क्षमताओं को नष्ट कर देती है। समालोचनात्मक हो ही नहीं पाता, एक ही लोच चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। समूह का जो होता है ना, समूह हमारी मानसिक विन्यास की पावर को ख़त्म कर देता है, हमारी तर्क को ख़त्म कर देता है, क्योंकि समूह के साथ हो जाते हैं हम। तो समूह सोच जो है अच्छे निर्णय लेने और समस्या समाधान में प्रभावी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। निर्णय की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है। अब तुम सभी को प्रसन्न रख पाओगे, ऐसा कैसा निर्णय लिया जाए भाई, ये कौन सा निर्णय होगा ऐसा जो सभी को प्रसन्न कर सकता है। तो वो होगा आपका व्यवहार परक शैली। कौन सी शैली होगी, तो वो होगी आपकी व्यवहार परक शैली। व्यवहार परक शैली में हमेशा आप देखते हो कि सबको साथ सबका विकास होता है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ठीक है, तो सभी को प्रसन्न रखने के लिए व्यवहार परक शैली को अपनाना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। आप आउटकम चाहते हो तो उसका अनुमान का नियम नहीं है। कौन सा, उपयोगिता का आकलन, प्रतिनिधिकता, समायोजन, उपलब्धता। तो 38 का आंसर आप बताइए। तो असेसिंग यूटिलिटी, उपयोगिता का आकलन निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। आंसर कौन सा है, पहला। उपयोगिता का जो आकलन है वो परिणाम की संभाव्यता के अनुमान का कोई नियम है नहीं। परिणाम की अगर संभाव्यता हमको तय करनी है कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, हम जो ये करने जा रहे हैं, तो उसकी उपयोगिता का जो आकलन आप करोगे वो उसका नियम नहीं है। उपलब्धता का नियम है, प्रतिनिधिकता है, समायोजन है, ये अनुमान के नियम हैं। वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा। कहने का मतलब ये है कि आप आंसर लिख रहे हो मेंस का और आपने इंट्रो डाल दिया, बॉडी डाल दिया, कंक्लूजन देने जा रहे हो, तो कहना चाह रहा है निष्कर्ष में अगर व्याप्त है मुख्य पद, है ना। ये कह रहा कि निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा मुख्य आधार वाक्य में। भैया जो मुख्य आधार वाक्य वहाँ तो व्याप्त होना ही होगा जब निष्कर्ष में आपने उसको व्याप्त कर रखा है। तो पर संभाव्यता गुण है, प्रोबेबिलिटी, मैथ में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं करते आप, कितनी संभावना है, तो प्रसंभाव्यता का गुण है। कैसा गुण है ये, आगमनात्मक या निगमनात्मक, वियोजक तर्क वाक्य या निरूपणाधिक तर्क वाक्य। ये कुछ ऐसा नहीं है। अगर ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जब रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है ना, पीएचडी वगैरह का एंट्रेंस दोगे या यूजीसी नेट वगैरह का, तो उसमें ये पूछता है। ये युक्ति कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं यूज होती है। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो प्लेटो अरस्तु की थ्योरी पढ़ोगे, प्लेटो अरस्तु की थ्योरी में आगमनात्मक और निगमनात्मक तरीका देखोगे।
देखो आगमनात्मक और निगमनात्मक, मैं कहूँगी ये निगमनात्मक है। निगमनात्मक युक्ति में होता क्या है, हम जटिल से सरल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हमारे गाज़ियाबाद में बारिश हो रही है, अब इसको मैं गाज़ियाबाद में बारिश हो रही है तो फिर मैं कह दूँ कि इसका मतलब पूरे इंडिया में बारिश हो रही होगी अगर गाज़ियाबाद में बारिश हो रही है तो तुमने उस सरल से जटिल की तरफ ले गए, अब बड़े स्तर की तरफ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नॉर्थ इंडिया में बारिश हो रही है, वहाँ बारिश हो रही है, वहाँ बारिश हो रही है, तो मेरे गाँव में भी बारिश हो रही होगी। जब मैं कहूँ कि पूरे इंडिया में बारिश हो रही है तो मेरे गाँव में भी बारिश हो रही होगी। तो आप बड़े से छोटे की तरफ चले गए, बड़े से छोटे की तरफ जाना, जटिल से सरल की तरफ जाना, ये आपकी युक्ति होती है निगमनात्मक। और जिसका जो आंसर है वो है आगमनात्मक। कौन सा है? आगमनात्मक। सरल से जटिल की तरफ जाना, छोटे से बड़े की तरफ जाना, ये आगमनात्मक युक्ति है। तो प्रसंभाविता जो गुण है वो आगमनात्मक युक्ति का है। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? कौन से निर्णयकर्ता होते हैं जो समस्याओं का जो सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? किस प्रकार की शैली होनी चाहिए? आप इनसे अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों की। कॉन्सेप्चुअल स्टाइल। कौन सा? कॉन्सेप्चुअल स्टाइल। एक है कि घटना चक्र पढ़ पढ़ के तुमने कहा कि तुमने बहुत पढ़ लिया, तुम्हें लगा कि तुमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट सब रट मारा है, उसके नोट्स बना लिए हैं, लेकिन जब सवाल आते हैं तो हिलते नहीं हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअल स्टाइल हमारा क्रिएटिव सृजनात्मक समाधान खोजने की सबसे अच्छी प्रवृत्ति होती है कि कॉन्सेप्चुअल स्टाइल, कॉन्सेप्चुअल शैली। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, एक तो फैक्ट क्लियर है, फैक्ट पढ़ मारे, एक होता है कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट पर कैसा भी क्वेश्चन बना के दे दें आप आंसर पिक कर जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है कौन सा समूह, बताइए? चरम सशक्तिशीलता, लक्ष्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी तथा विश्वसनीयता, प्रभावी प्रशिक्षण और अनुभव, बताओ। तो इसका आंसर है पहला, एक्सट्रीम संशक्तिशीलता। चरम मतलब एक्सट्रीम, ये जो संशक्तिशीलता है ना, इसका इंग्लिश है कोहेसिवनेस, मतलब एकजुटता। इसको अगर मैं लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ हिंदी में एकजुटता। अगर किसी में चरम एकजुटता है तो वही वाली आ गई ग्रुप थिंक वाली बात। तो ये प्रभावी निर्णय निर्माण में हानिकारक हो सकती है। ये ऊपर भी दे रखा है समूह सदस्य, तो आप किसी समूह के सदस्य हो तो प्रभावी निर्णय निर्माण में हानिकारक हो सकती है। चरम संशक्तिशीलता मतलब चरम एकजुटता, एक्सट्रीम एकजुटता। निर्णय लेने का पहला चरण क्या है? प्राथमिकताओं को स्थापित करना, विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना, समस्याओं को पहचानना तथा परिभाषित करना, कार्यविधियों को निर्धारित करना। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण में निम्नलिखित में से क्या है? पहले आप समस्या की पहचान करिए और उसे परिभाषित कीजिए। क्या? समस्या की पहचान करो और उसे परिभाषित करो। ये निर्णय लेने का पहला चरण होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस निर्णय निर्माण तकनीक में, ये 4 निर्णय निर्माण की तकनीक दे रखी है, डेल्फी तकनीक, नॉमिक समूह तकनीक, क्रमिक समूह तकनीक, बुद्धियोत्तेजक। तो किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? तो बताइए कौन सा आंसर है? तो यह है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, नामिक समूह तकनीक। इसमें विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं। यह तकनीक समूह के विचारों के योगदान को प्रोत्साहित करती है। ठीक है ना। इसमें जो है मुद्दों, समस्याओं, समाधानों के सापेक्ष महत्व पर त्वरित सहमति की सुविधा प्रदान की जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं, ऐसा ही है। चलो, वह कौन सा मानसिक प्रकार्य है, मतलब आपके माइंड का कौन सा काम है? तो मानसिक प्रकार्य पूछा कि वह कौन सा मानसिक प्रकार्य है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं है। मानसिक प्रकार भी है और अब वो समस्या का समाधान भी नहीं कर रहा है। तो कौन सा आंसर होगा बताइए इसमें? तो प्रक्रियात्मक स्थिरता फिर से लौट के आ गई। ये तो बाधा उत्पन्न करती है समस्या समाधान में। रिपीट क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? है हो गया नहीं? फंक्शनल फिक्स्डनेस, प्रक्रियात्मक होता है फंक्शनल, और फिक्स्डनेस है फिक्स कर दिया आपने। जब फंक्शन को फिक्स कर दोगे तो समस्या तो होगी, अन्य विकल्पों की आप अनदेखी कर दोगे। निर्णय क्षमता का सार है, बताइए निर्णय क्षमता का क्या सार है?
मैं कहूँ आपके अंदर डिसीजन एबिलिटी है, आप डिसीजन बहुत बेहतरीन लेते हो, आपके डिसीजनों पे मुझे कोई संदेह नहीं है। तो निर्णय क्षमता का सार क्या है आखिर, बताइए। क्या समस्या समाधान है, क्या विकल्पों के मध्य चयन करना है, क्या वैकल्पिक क्रियाविधि को विकसित करना है या अनुश्रवण करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी एक चयन करना ही निर्णय क्षमता का सार है। सभी उपलब्ध जितने विकल्प होते हैं आपके पास, उन विकल्पों के मध्य चयन करना है। 4 ऑप्शन होते हैं, आपको आंसर करते टाइम आपको एक विकल्प चुनना होता है, तो विकल्पों के मध्य चयन करना यही आपकी निर्णय क्षमता का सार है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। आउटकम की व्यक्तिनिष्ठ संभावना, क्या ये क्वेश्चन पहले नहीं आया? उपयोगिता का आकलन हमने नहीं लिखा था इसमें, बताइए। आंसर था ये उपयोगिता का आकलन। तो देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने से ये फ़ायदा तो हो जाता है कि आपको रिपीट में अगर कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो वो तो हो ही जाता है, और उस तरीके से अगर कोई और भी प्रश्न आता है तो वो भी हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना होना चाहिए। CSET क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। थोड़ा थोड़ा कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निर्णय शैली। अब निर्णय लेने की शैली 4 होती हैं, उनमें से ये देखो, विश्लेषणात्मक शैली है, संप्रदायात्मक शैली है, निर्देशात्मक शैली है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी शैली में अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है। मतलब अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाएगी, तो ये है निर्देशात्मक शैली। अगर आपका बॉस आपको ऑर्डर दे दे तो अब अस्पष्टता नहीं चाहिए, क्योंकि वो सहन नहीं करेगा, क्योंकि निम्नतर शैली है, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया है, तो मैं बाकायदा खड़े करके ऑफिस में बुला करके। तो ये निर्देशात्मक शैली है, किसी चीज़ का निर्देश अगर दिया जा रहा है आपको निर्णय लेने के लिए कि ये डिसीजन लेना है, जा करके ले लो जाओ। तो अस्पष्टता के लिए निम्नतम सहनशीलता पाई जाती है निर्देशात्मक शैली में, ठीक है। जब एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। सामूहिक प्रयास है तो समूह वाली बात आ गई है ना। और एक वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या समाधान का सहायता करने में कौन सा है, नॉमिक समूह, डेल्फी तकनीक, ढर्रे से अलग, या बुद्धियोत्तेजक। आंसर कौन सा होगा बताइए। तो ये होगा आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या होगा? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये आप तैयारी के टाइम पे UPSC के क्वेश्चन करते हो तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो ना। सबसे पहले जैसे ऐसे राइटिंग करते हो तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ लिखनी है हमको, कहाँ कोड डालने हैं, तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। तो सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या समाधान करने में सहायता करता है, तो यह है बुद्धियोत्तेजक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताइए कौन सी विशेषता है जो सामाजिक रूप से जो वंचित व्यक्ति हैं उनके लिए उचित निर्णय लिया जाए। देख रहे हो ना, तुम कहते हो इसका क्या ही महत्व है। तो महत्व ये है कि जब आप अधिकारी बन जाओगे, SDM, IPS, DSP जो भी, तो आप बनोगे तो सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए ही तो काम करते हो, सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए। तो उनके लिए जो उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो क्या है? संवेगात्मक स्थिरता, परानुभूति, बहिर्मुखता या सत्तावादिता। तो इसका आंसर होगा परानुभूति। एक होता है सहानुभूति, एक होता है परानुभूति। दूसरे के ऊपर क्या बीत रही है वो तुम समझ सको, ठीक है। तुम कह रहे हो एथिक्स का पेपर पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, सिलेबस तो वैसे भी यार संबंधित ही होता है सारा। उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं। अब यहाँ पे अनुरूपता आ रही है, एक जैसे लोग हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में कर चुका हूँ, जैसे मैंने कहा सारे हिंदू हैं, राम मंदिर की बात आ रही है, तो उच्च अनुरूपता है उसमें भी एक जैसे हैं। मैं कहूँ एक घर के ही हैं, बताओ सभी शर्मा जी हैं अपने, उच्च अनुरूपता आ गया। तो उसमें लिए गए जो अतार्किक निर्णय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो समूह सोच ही तो कहलाएंगे। अभी तक अतार्किक निर्णय में हम समूह सोच की बात कर रहे थे, क्यों? ओके, क्योंकि ग्रुप थिंकिंग है ही ऐसी एक प्रक्रिया जिसमें लोग निर्णय लेने में त्रुटियों से बचने के लिए समूह की सहमति के साथ चले जाते हैं। भाई कोई कुछ ऐसा कहना नहीं चाहेगा, वरना तुम्हें मालूम है बहुसंख्यक का क्या प्रभाव होता है। चलिए आगे बढ़ते। निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो तो ऐसी कौन सी पद्धति है जिसको हम सर्वाधिक रूप से उपयोगी हो सकती है हमारे लिए? तो वो है आपका दृढ़ता परख। क्या है? दृढ़ता परख। इसमें होता क्या कि व्यक्ति आक्रामक होने की बजाय शांत तरीके से निर्णय लेता है। दृढ़ता परक व्यक्ति
आक्रामक नहीं होगा, बहुत ही शांत तरीके से निर्णय लेगा। और यह संचार का एक ऐसा माध्यम है जो विनम्र है और पॉजिटिव है, ठीक है ना, बहुत ही विनम्र और पॉजिटिव। यह व्यक्ति को विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम बनाता है और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। कौन सा? दृढ़तापरक, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है उपयोगी निर्णय लेने की। इसलिए जो शांत व्यक्ति होते हैं, जैसे अपने रोहित शर्मा तो फिर भी थोड़े से एग्रेसिव लगे हैं क्रिकेट में, अगर देखोगे तो महेंद्र सिंह धोनी कूल कैप्टन बोला जाता है ना उनको, माही कूल है। तो दृढ़तापरक वही है कि शांत तरीके से निर्णय लिए जाए, ठीक है। 2017 के पेपर पहुँच चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइए। साइमन द्वारा, साइमन व्यक्ति का नाम है भाई, तो उन्होंने कुछ प्रस्तावित निर्णय लेने की प्रक्रिया बताई थी, उनमें से कौन सी विषम प्रक्रिया है? बुद्धिपूर्ण क्रिया, चयन क्रिया, अभिकल्प क्रिया, तादात्मीकरण क्रिया। तो बताइए 53 का आंसर क्या होगा? तो ये है आपका तादात्मीकरण क्रिया। इन्होंने ये इसके बारे में बात नहीं करी थी। अभिकल्प के बारे में बात करी, बुद्धिपूर्ण क्रिया के बारे में बात करी, चयन क्रिया के बारे में बात करी, ठीक है ना। इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी और आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका IDI। कौन सा हो जाएगा? IDI। बुद्धिपूर्ण मतलब इंटेलिजेंस, अभिकल्प मतलब डिजाइन और चयन मतलब आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन क्या कहलाता है? आपके पास फैक्ट्स हैं और आप कंक्लूजन पे भी पहुंच चुके हैं। उन दोनों के बीच जो मानसिक संयोजन होगा वो क्या कहलाएगा? अनुमान लगाना। क्या कहलाता है? अनुमान लगाना, ठीक है। सहज ज्ञान निर्णय, सहज ज्ञान हो और निर्णय, तो सहज ज्ञान निर्णय आगे दे रखा है कि क्या इसका आंसर होगा। तो सहज ज्ञान निर्णय अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय होता है। आपके क्या अनुभव रहे होंगे, आपकी इमोशंस क्या हैं अभी, और संचित फैसले पर आधारित निर्णय होता है सहज ज्ञान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि आप डिसीजन लेते हो, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अंतिम चरण कौन सा है? भाई अंतिम चरण तो निर्णय ले चुके होगे और निर्णय के प्रभावकर्ता का मूल्यांकन करोगे आप अब कि निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा, तो वो तो निर्णय लेने के बाद ही होगा। तो निर्णय की प्रभाविकता का मूल्यांकन होगा अंतिम चरण आपका, ठीक है। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में निहित है। तर्कना का एक स्थापित नियम है, उसके विपरीत जो है निर्णय प्रक्रिया में क्या निहित है? तो वो है अनिश्चितता। तर्कना के स्थापित नियम है, उसमें अनिश्चितता नहीं है, उसमें निश्चितता है ना। उससे निर्णय प्रक्रिया में क्या मिलेगा आपको? अनिश्चितता। इस कथन पर विचार कर लेंगे। बताओ, विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालय को बहुत समय लगता है, तो कौन सी क्रियाविधि सर्वाधिक उचित है? ये पूछा है। एक स्टेटमेंट दे रखा है कि विभिन्न विभागों के जो महत्वपूर्ण विवाद हैं उनको निपटाने में न्यायालय को बहुत समय लगता है। तो ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट आगे कि न्यायालय को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो भाई, पहला ऑप्शन सही है। अपने विभागों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए, ये भी सही है। अब ये कॉमन नॉलेज पे सवाल सॉल्व होने वाले हैं, लेकिन हम छोड़ देते हैं उस समय, हमें लगता है कि हमसे होगा नहीं। पढ़ो, देखो और आंसर लगाओ, लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं। कोई समस्या है, समस्या का समाधान करने जाएंगे तो समस्या को पहले परिभाषित करना होगा, उसकी पहचान करनी होगी समस्या की। तो एक सुपरिभाषित समस्या है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होंगी आपकी? प्रारंभिक अवस्था होगी, लक्ष्य अवस्था होगी, संकारक होगा और नियंत्रक होगा, ठीक है ना। इंग्लिश के वर्ड होंगे तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, और हिंदी में यही वर्ड कितने टिपिकल लगते हैं ना। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात तो हो ही रही है, चैप्टर ही प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग का है। तो समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम के आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? तो चयनात्मक भंडारण आपका एक प्रकार नहीं है, बाकी चयनात्मक कूट संकेतन है, चयनात्मक आपका तुलना है, चयनात्मक संयुक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यह अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसे परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है? यह अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किससे परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो वही आ गई फिर से प्रकारात्मक स्थिरता।
परिचित वस्तु के असाधारण तरीके का उपयोग कर रहे हो। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, आंसर वही आ जा रहा है ना। फंक्शनल फिक्सडनेस, फंक्शन को फिक्स कर दिया है आपने, अन्य विकल्पों को आप अनदेखा कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। और इस वाले क्वेश्चन का, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन एथिक्स आपने पढ़ी है, आप आंसर लगा के देना। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप ये कॉमन थिंग के आधार पर, कॉमन सेंस के आधार पर लगा सकते हो आंसर। बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि क्रम से अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा। आ गया ना, सही समाधान पे पहुंचना है तुमको, तो कौन सी विधि ऐसी होगी जो सही समाधान पे तुम्हें पहुंचा देगी अगर उसका सही तरीके से अनुसरण किया जाए तो, नियम और प्रक्रियाओं का, तो वो है आपकी कलन विधि। ठीक है ना, यह सुनिश्चित कर देती है कि सही समाधान मिल जाएगा। कलन विधि के परिणाम सटीक होते हैं, है ना। कंप्यूटर विज्ञान में इसका प्रयोग होता है कलन विधि का। इसका दोष होता है यह है कि ये अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया होती है कलन विधि, बट इसमें समाधान आपको जो मिलेगा वो सही समाधान मिल जाएगा। अब ये फिर से केस स्टडी आ गई एक और, कि आपका दिनेश छुट्टी चाहता है पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होता है। ये केस स्टडी के क्वेश्चन तो मैंने आपके ऊपर छोड़ रखे हैं, बताइए इसका आंसर फिर क्या होगा। ठीक है, निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आप डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन के बारे में कथन पूछा। यह कार्रवाई को निर्धारित करने का काम है। अगर आप निर्णय लेते हो, क्या ये आपकी कार्रवाई को निर्धारित करने का काम है? निर्धारित करने का काम है। इसका अर्थ है कि विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना, तो दोनों सही हैं। यह नीति निर्माण का पर्यायवाची है? नहीं जी। पॉलिसी मेकिंग का पर्यायवाची डिसीजन कैसे हो सकता है? डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग का पर्यायवाची नहीं है, तो तीसरा गलत है। इसका मतलब आंसर आपका क्या है? एक और दो। निर्णय से संबंधित समस्याएं हैं, तो निर्णय से संबंधित समस्या आपकी भय और झूठी आशा। निर्णय से संबंधित जो समस्या है वो है आपकी भय और झूठी आशा। अगर आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो आप बताइए कि आप क्या डिसीजन लोगे फिर उस समय, तो आप क्या बोलोगे? इसका भी आंसर आप ही दोगे 67 का। ठीक है ना, पढ़ना और आपके आंसर जानने की हम कोशिश करेंगे कि आप क्या आंसर देते हो। केस स्टडी में आप डिसीजन मेकिंग में किस तरीके के डिसीजन लेते हो, आपके पास समस्या होंगी तो आप किस तरीके का डिसीजन लोगे। इसे तो छोड़ रहा हूँ ना मैं, इंटरेस्ट आएगा जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे इसके बारे में। ठीक है, आप एक ज़िले के पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं, एक महिला अपने ससुराल पक्ष द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंसा के संबंध में आपके पास आती है। राजनीतिक दबाव के कारण उसकी शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज नहीं हुई है। पढ़ना पूरा और आंसर देना इसका। ठीक है, केस स्टडी के क्वेश्चन है ये। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि इनके आंसर आप लगा सको, आप डिसीजन ले सको कि आप क्या करोगे। पर अधिकारी बनने का मतलब क्या है? अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हो आप, आधे तो बन ही चुके हो, बस जॉइनिंग लेटर देना बाकी है तुम्हारे हाथों में। आगे बढ़ो। दो मित्रों में से एक अध्ययनशील है, दूसरा मंची कलाकार। दूसरे ही दिन उनकी परीक्षा है। इसी रात सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट का मंचन हो रहा है। दोनों क्या निर्णय लेंगे? भाई दो दोस्त हैं और दोनों ही अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो काम तुम कर रहे हो तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम तो पहले वही हो जाता है कि पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम है। दोनों नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे रहेंगे, क्योंकि पहला काम है उनका अपनी परीक्षा की तैयारी करना। तुम स्टूडेंट हो। ठीक है, वह कौन सा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में बाधक है? और बाधक वाला हम देख के आ चुके हैं, प्रकारात्मक बद्धता, स्थिरता, फंक्शनल फिक्सडनेस। ठीक है ना, वो प्रभावी समस्या समाधान में बाधक होता है। देख पा रहे हो रिपीटेशन के क्वेश्चन। क्रियाओं, परिणामों और आनुषंगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो को जाना जाता है किसके नाम से? बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है आपका निर्णय खांचे के रूप में, मतलब डिसीजन फ्रेम के रूप में जाना जाता है क्रिया, परिणाम और आनुषंगिकताओं की धारणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, जब निर्णय निर्माण करते हैं हम, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में होते हैं, तो त्रुटियां किस कारण से होती है? त्रुटियां इस कारण से होती है क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग, जब हम निर्णय निर्माण करते हैं और स्वतः शोध का उपयोग करते हैं तो अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना कर रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही पक्ष को देखे जा रहे हो, अन्य पक्षों पर आप ध्यान नहीं देते हो, तो आपका जो है त्रुटियाँ रह जाएंगी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, निर्णय लेने के बाद निर्णय लेने में किसी न्यायादर्श का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? तो वो कहलाता है आपका प्रतिनिधिक स्वतः शोध, है ना, रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। आगे बढ़े। इसका आंसर जो है इसमें ऑप्शन में कोई सा भी नहीं है,
और ये चारों के चारों जो स्टार्टिंग से दे रखे हैं ना, इनका प्रोसेस वही है। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। 1 2 3 4 होना चाहिए था, 1 2 3 4 किसी में नहीं है, ठीक है ना। किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित में से उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो उसमें होता है डिफाइन द प्रॉब्लम, पहले समस्या को परिभाषित कीजिए आप, पहला ऑप्शन आ जाएगा। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर्स, फिर प्रतिबंधक तत्वों को पहचाना जाता है, तो दूसरा आ जाएगा। फिर संभावित विकल्पों का विकास करना होता है हमको, डेवलप द पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स, संभावित विकल्प हैं उनका विकास करेंगे, तो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। फिर विकल्पों का विश्लेषण करते हैं हम, अब इसमें चौथा ऑप्शन में है नहीं है ना, वरना एनालाइज करेंगे विकल्पों का और फिर उनमें से सबसे अच्छा विकल्प चुन लेंगे जब विकल्पों का विश्लेषण हो जाएगा तो, ठीक है ना। और फिर जैसे ही सबसे अच्छा विकल्प चुनेंगे हम, फिर निर्णय को लागू कर दिया जाएगा। और जब निर्णय लागू हो जाएगा तो अभी तुम पीछे पड़े थे कि उसका प्रभावी मूल्यांकन, अंतिम चरण क्या होगा उसका, नियंत्रित एवं मूल्यांकन तंत्र को स्थापित किया जाएगा, फिर चौथा लास्ट, ठीक है ना। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न करे, एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। अब ये बताइए कि यार ये हम पहले नहीं कर चुके? पहले कर चुके हैं यार। ये मस्तिष्कीय झंझायन, ये झंझायन जो बोल दिया इसने, विन्यास ही है वो, मस्तिष्कीय मानसिक विन्यास जो पीछे पड़ते आ रहे थे, इसका नाम चेंज कर दिया, बस बात वही बोल रहा है। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है, क्या कहलाती है? इसमें से संख्यात्मक तकनीक आपको कौन सी लग रही है? डेल्फी, मस्तिष्क की झंझायन, एक निर्णय क्रम या भुगतान विश्लेषण? संपूर्ण संभावित विकल्प देती है ये, तो बताइए 76 का क्या जाएगा? तो इसका आंसर है आपका एक निर्णय क्रम तकनीक। कौन सी तकनीक? एक निर्णय क्रम तकनीक, है ना, क्योंकि ये निर्णय विश्लेषण में एक रणनीति की पहचान करने में मदद करने के लिए उपयोग की जाती है। एक फ्लो चार्ट जैसी संरचना होती है, फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, तो ये निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक है। संख्यात्मक तकनीक कौन सी है? एक निर्णय क्रम, ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना है? कौन नहीं है? मतलब मैनेजर हो आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कंपनी में, तो कौन सी कौशलपूर्ण योजना नहीं है पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका कि केवल अपने ऊपर ही निर्भर नहीं रहना है आपको, है ना। आगे बताओ आंसर क्या है? तो ये नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना। अरे आप मैनेजर हो यार, औरों की बात भी सुनोगे, अपने ऊपर निर्भर रहोगे पूर्ण रूप से, तो यही बात गलत हो जाएगी, ठीक है। लास्ट पेपर है आपका 2013 का, और 2013 के पेपर में हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और ये आप केस स्टडी वाला आप पोर्शन पढ़ना सही से, और उसके बाद आंसर देना कि आपका आंसर कौन सा इसमें सही जाएगा, ठीक है ना। ये जो है ये मैं बता दूं, ये गलत है जो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका आंसर आप दोगे। 3 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, ठीक है। हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण दे रखा है बीच में कि वह सुनिश्चित ढंग जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारे जो निर्णय हैं बहुत से, वो परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं। यह गोचर कहलाता है। ये गोचर क्या कहलाता है? गढ़न के रूप में। किसके रूप में कहलाता है? गढ़न। गढ़न होता है फ्रेमिंग। जो गढ़ना लिख रखा है तो ये फ्रेमिंग होता है। एक फ्रेमिंग प्रभाव मैंने आंसर समझाया था ना, कि आपको क्वेश्चनों के जो दिए जाते हैं विकल्प की फ्रेमिंग किस तरीके से की जाएगी, तो फ्रेमिंग प्रभाव होगा। तो गढ़न का मतलब होता है फ्रेमिंग, तो गोचर कहलाता है फ्रेमिंग, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हों, तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है? बताइए। तुम जानते ही नहीं हो कुछ, काफ़ी कम जानते हो, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? तो जब निर्णय के विकल्प स्पष्ट हों तो ऐसी परिस्थिति कहलाती है स्वतः शोध है, कुछ भी संदिग्ध, एम्बिगस। क्या कहलाएगी? एम्बिगस, संदिग्ध कहलाएगी। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता है और निर्णय के विकल्प स्पष्ट हो रखे, तो संदिग्ध स्थिति है। तो इस तरीके से आपके डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रीव्यू IQ हो चुके हैं कंप्लीट। देख लेना यार, 55 मिनट की वीडियो है, डबल स्पीड पे करोगे तो 25 मिनट में निपटा दोगे। 25 से 26 मिनट में 1-2 क्वेश्चन में आपको हेल्प हो ही जानी है, ठीक है। PDF में सेंड कर दूंगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, ओके।